या किसी ने खाना है तो उसको खिला दे ताकि मुझे सवाब मिल जाए। वो कढ़ाई थी आज, लेकिन खा नहीं सका। अभी वैसे मैं जब घर जाऊंगा ना तो बेगम ने पूछना खाई, तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ना है, हाँ खाई, बड़ा मजा आया। थ्री इजी था हाँ। मैं मुश्किल, तो जिन्होंने टेस्ट नहीं देना फिर उन्होंने बाद में मुझे ये नहीं कहना कि सर आपने गुस्सा किया। मैंने किसी भी दिन आपकी खिंचाई कर देनी है, ये जो ऑनलाइन वाले हैं, इनकी भी। तो टेस्ट के ऊपर जो है ना, मेरा दिमाग घूम जाता है कई दफा। आज मैंने फिर पढ़ाया नहीं, बस ट्यूनिंग ही किया है आवाम की। बच्चे जो हैं वो वक्त के साथ साथ बड़े नॉन सीरियस आ रहे हैं। अच्छा, अभी जवानों को मसला मसाइल, मसला है किस में? 7 में, 15.7 में। 15.7 में क्या मसला है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 15.7, हाँ जी, क्या कहता है बेटा? किस चीज का? फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है भाई। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग ना हो, देन प्रोडक्शन और सेल सेम होती है। वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है वहां पे, है जी। क्या कहते हो? आ गई? और कोई मसला इसमें? अच्छा सवाल था ये, अच्छी एग्जांपल है। इसमें सेल बजट भी है, प्रोडक्शन बजट भी है, पूरे क्वार्टर का इकट्ठा। क्वार्टर किसे कहते हैं? तीनों माह का इकट्ठा बजट भी बनाना है और मंथ वाइज भी मांगा है। तो ये तो असल में एक ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन बस ऐसे उसने आपको तंग किया। क्वार्टर का इकट्ठा बनाना हो फिर मंथ वाइज बना के टाइम जाया नहीं करना। समझ आ रही है? पूरे क्वार्टर का इकट्ठा बनाना हो तो क्वार्टर शुरू कहाँ से हो रहा है ये? हाँ जी, इसमें आपने फिर जनवरी फरवरी मार्च को अलग अलग सॉल्व करना है। इधर आपने जनवरी टू मार्च को इकट्ठा ही सॉल्व करना है, एक ही कॉलम। यानी सेल भी इकट्ठी लेनी है, क्लोजिंग स्टॉक मार्च के एंड का लेना है। क्लोजिंग स्टॉक कब का लेना है? मार्च एंड का। और ओपनिंग स्टॉक लेना है आपने जनवरी वाला। समझ आ रही है? इकट्ठा। ये क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल और? चले, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हाँ जी, हमने कहा था सेल बजट का क्या मकसद होता है? सेल बजट का मकसद क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू एस्टिमेट करना। प्रोडक्शन बजट का क्या मकसद होता है? प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टिमेट करना। लेबर बजट का मकसद होता है लेबर आवर्स और लेबर कॉस्ट। आज हमने पढ़ना है मटेरियल का बजट और एफओएच का। एफओएच के बजट में तो कुछ नहीं करना, फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड जो दिए हुए सबको जमा कर लेंगे। एक एक दिए होंगे सबको इकट्ठे बस जमा करने और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड सारों को जमा कर लेना है। मसला ज्यादा पड़ता है मटेरियल के बजट में। तो आज जनाब जरा देखें इधर, बाद में हम आते हैं और पढ़ते हैं। जरा देखें, जो डायरेक्ट मटेरियल का बजट है वो मैं अभी नोट्स पे आता हूं, फिलहाल आप जरा नोट्स को छोड़ दें। हाँ जी, नोट्स को छोड़ दें। मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बताया है, हम बजट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं अब? डायरेक्ट मटेरियल का बजट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह।
डायरेक्ट मटेरियल का जो बजट है, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बताया है और बताता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट होती है उसको निकालने का तरीका होता है मटेरियल की प्राइस पर केजी इनटू मटेरियल के केजीज या क्वांटिटी, इनपुट क्वांटिटी अल्हम्दुलिल्लाह। इनपुट क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर किसी किस्म की कोई वेस्टेज है तो वेस्टेज शामिल कर लें। अगर कोई वेस्ट होना हो ना मटेरियल तो आप वेस्टेज शामिल कर लें। मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की इनपुट क्वांटिटी, तो ये मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मटेरियल की प्राइस है 25 रुपए पर केजी और एक मुकम्मल यूनिट पे लगता है 4 केजी। एक मुकम्मल यूनिट पे कितना लगता है, कोई जायज वह नहीं होता, तो 25 इंटू 4 100 रुपए का एक मुकम्मल यूनिट का मटेरियल आ गया। इंटू फिर किससे कर देना होता है, प्रोडक्शन। अच्छा, और अगर कुछ जाया होता हो, अगर कुछ मटेरियल क्या होता हो, जाया होता हो, तो फिर ये 4 केजी नहीं लेना। मिसाल के तौर पर आपका मुकम्मल यूनिट पे तो 4 केजी लगता है, 1 केजी प्रोडक्ट पे नहीं लगता, बनाने के दरमियान वेस्ट हो जाता है। बनाने के प्रोसेस के दरमियान क्या हो जाता है, तो वो फिर आप इसको 4 केजी काउंट करने की बजाय फिर अगर 1 केजी वेस्ट हो जाता है तो आप 5 केजी काउंट करेंगे। कितने केजी, 5 केजी। कितनी कॉस्ट आ जाती है, मेरा ख्याल है 25 125, तो ये मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी 12,50,000 शायद। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, हमारा जो बजटिंग का चैप्टर है वो कहता है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 25 रुपए को बाहर रखता है, वो कहता है ये ब्रैकेट इधर लगा लो। ठीक है, इधर लगा ले। इससे पता क्या निकलेगा, अब ये जब आप 10,000 को इंटू 5 केजी करेंगे तो ये बजटेड टोटल क्वांटिटी निकल आएगी मटेरियल की, कि टोटल मटेरियल कितना यूज होना है केजी में। रुपयों में नहीं आएगा, ये किस में निकल आएगा, केजीज में। बाद में प्राइस से तरफ दे दो, हमारी बजटिंग जो है वो प्राइसेस से मल्टीप्लाई बाद में करती है। ये बस चेंज है थोड़ा सा, हालांकि फॉर्मेट की कोई कैद नहीं है वैसे। लेकिन जब भी मटेरियल का यूजेज बजट निकलेगा या मटेरियल यूजेज जिसको कहते हैं मटेरियल यूजेज, तो प्रोडक्शन यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन इनटू एक यूनिट पे जितने केजी मटेरियल यूज होना है। समझ आ रही है, तो ये टोटल क्वांटिटी निकल आएगी। मेरा ख्याल है कितनी आती है मेरे पास, 50,000 केजी इनटू बाद में प्राइस से ज़रब देना है। नहीं समझ आ रही है समझ, 50,000 केजी इंटू 25 रुपए, 50,000 केजी इंटू 25 रुपए। बात तो वही है। अगर मटेरियल में कोई वेस्टेज आ जाए, किसमें वेस्टेज आ जाए, तो वो ये चीज चेंज होगी। इनपुट लेनी है आपने, वेस्टेज इंक्लूड करके लेनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट पे 4 केजी लगता है और 1 केजी वेस्ट होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा। लेकिन कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो केजी काउंट करेंगे वो पूरे 5 केजी काउंट करेंगे, क्योंकि वो भी मुफ्त नहीं आया, वो भी पैसों का आया। इज इट क्लियर, समझ आ गई बात आपको। तो हमारा फिर ये जो इसमें जो सबसे पहले मटेरियल बजट में हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट बनाएंगे। कौन सा बजट बनाएंगे, और वो यूजेज बजट कैसे बनेगा, ये जो मैंने अभी निकाला है कि आप ये फॉर्मूला लगाएंगे उसमें कि मटेरियल की जो इनपुट क्वांटिटी है इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। हाँ जी, मटेरियल की इनपुट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे,
फॉर्मेट की कोई कैद नहीं है, मैं बता दूं, मैं चलो फॉर्मेट जैसे लिख रहा हूँ, आप इसको हिला हुलू भी सकते हैं। तो मटेरियल की इनपुट क्वांटिटी पर यूनिट 5 kg था जैसे, इनटू बजटेड प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन पहले लिख लें बाद में लिख लें, जो कि मेरी एग्जांपल में कितने यूनिट्स हैं। तो ये जो जवाब आएगा ये कहलाएगा टोटल बजटेड मटेरियल कंजम्पशन भी कहते हैं इसको, यूजेज भी कहते हैं, यूजेज, और इनटू मटेरियल की प्राइस। वही चीज है, बस कान घुमा के पकड़े और कुछ नहीं है, वही 1250 आ रहा है। जो मैं पहले एक लाइन में लिख रहा था, अब मैंने इस तरह टेबल फॉर्म में लिख दिया है। ये क्या आ जाएगा, बजटेड मटेरियल की यूजेज कॉस्ट। अच्छा, यूजेज को ना कंजम्पशन भी कहते हैं, मतलब इसको मटेरियल कंजम्पशन भी कहते हैं। यूजेज का दूसरा नाम क्या होता है, मटेरियल कंजम्पशन। नहीं समझ आ रही? और इधर ये जो नीचे कॉस्ट आई है, इसको कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन। मैंने आपको कल बताया था कि मटेरियल के बजट के 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? ये अभी पहला हिस्सा किया हमने, या इसके बजट का पहला पार्ट किया है, ये पहला बजट है प्रॉपर। समझ आ रही है? तो अगर आपसे को कहे मटेरियल की कंजम्पशन बजट सिर्फ क्वांटिटी तक निकालें, तो आपने ये 50,000 तक बनाना है। अगर वो कहे नहीं कॉस्ट भी निकालें, फिर वो ये 1250 तक बनेगी, मटेरियल कंजम्पशन या मटेरियल यूजेज बजट। समझ आ गया ये कि नहीं समझ आया? बताएं, किसी बच्चे को कोई मसला हो इसमें? ठीक है, बना लेंगे। अब आप कहते नहीं हमने तो इस तरह टेबल में नहीं करना, हम तो वो एक लाइन में ही करेंगे जैसे ऊपर है, तो कोई नंबर नहीं कटने। बजटिंग में यू आर आजाद टू फॉलो एनी फॉर्मेट, लेकिन मैं अपने लिए फॉर्मेट को क्या करूंगा, फिक्स करूंगा, ताकि मैं हर दफा एक ही तरीके से करी जाऊं। अब कई दफा ऐसे होगा कि आपको ये 25 रुपए भी नहीं दिया होगा, 5 kg भी नहीं दिया होगा, बल्कि 125 रुपए दिया हुआ है। अब आप 125 रुपए को डायरेक्ट इंटू 10,000 ही कर सकते हैं, क्योंकि डाटा ही नहीं है। समझ आ रही है? डाटे पे भी डिपेंड करते हैं कई दफा, लेकिन जो असल तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। ये कौन सा बजट बन गया डायरेक्ट मटेरियल का? अगर आपसे को पूछे यूजेज बजट का क्या मकसद है, तो आपने कहना है यूजेज। मैं वापस उधर आ रहा हूँ, यूजेज बजट का क्या मकसद है, तो आपने जवाब देना है कि सर जो डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट था ना, उसका मकसद है मटेरियल की क्वांटिटी यूज्ड और मटेरियल की कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, ये दोनों निकालना। तो यूजेज बजट का क्या मकसद है, ये लिख रहा हूं इसके साथ। ये डायरेक्ट मटेरियल यूजेज का क्या मकसद है, क्वांटिटी यूजेज और कॉस्ट ऑफ यूजेज। मटेरियल कितना क्वांटिटी में यूज होगा और उस यूजेज की कॉस्ट क्या होगी। नहीं समझ आ रहा? क्वांटिटी यूजेज देखना और क्या देखना, कॉस्ट देखना। कर लेंगे। जब भी आप मटेरियल की क्वांटिटी निकाल रहे हैं या कॉस्ट यूजेज निकाल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इनकम स्टेटमेंट, फॉर द सेक ऑफ इनकम, या तो वो आप यूजेज बजट बना रहे हैं। इसका अगला पार्ट कौन सा होता है, परचेज बजट। परचेज बजट के भी 2 मकासद हैं, मटेरियल की परचेज क्वांटिटी निकालना कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज निकालना। लेकिन ये कैश बजट के लिए चाहिए होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं चाहिए होती, ये याद रखिएगा। इसकी जरूरत पड़ती है कैश बजट के लिए, और इसकी जरूरत पड़ती है बजटेड इनकम स्टेटमेंट के लिए। इसीलिए इसको 2 हिस्सों में करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए चाहिए होता है, और ये किसके लिए चाहिए होता है, कैश बजट। तो कैश बजट जब मैं बनाऊंगा ना, वहां पे परचेज चाहिए होगी। फिलहाल मैं अभी मैं करवा नहीं रहा कैश बजट, मैं करवा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन मैं बता आपको देता हूँ
कि मटेरियल की परचेज कैसे निकालते हैं। यूजेज निकालनी आ गई हमें। हाँ, परचेज कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। आ जाए जी। मटेरियल की परचेज वाला हिस्सा कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज की बुनियाद पर अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल का परचेज बजट बनाना पड़े तो वो कैसे बनेगा। बच्चे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल के फिर इसका मतलब है दो टुकड़े हैं। बिल्कुल दो टुकड़े हैं। अब दोनों की जरूरत कब पड़ती है। अगर कैश बजट बनाना हो तो पहले यूजेज बजट बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, परचेज। अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ना आपको, फिर आप यूजेज बजट तक बना के छोड़ दें, फिर आपको परचेज बजट की जरूरत नहीं है। तो परचेज बजट कैसे बनता है, देखें जी, इधर आए जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ। आप लोगों ने अपनी कभी भी अकाउंटिंग में ये सुना हो या पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, और ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में होता है। एक होती है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, तो वो इक्वल टू होता है मटेरियल यूजेज। ये फॉर्मूला शायद आपने पहली दफा देखा हो कुछ लोगों ने, कुछ लोगों को पहले ही पता हो। मटेरियल यूजेज निकालने का असल तरीका ये है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, पहले से मटेरियल स्टोर में कितना पड़ा है, प्लस मटेरियल माइनस क्लोजिंग इक्वल टू मटेरियल यूजेज। बजटिंग क्योंकि बैकवर्ड चलती है, तो मैं मटेरियल यूजेज अभी निकाल चुका हूं। मटेरियल क्या निकाल चुका हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो ओपनिंग इन्वेंट्री हो, तो बताओ मटेरियल परचेज तक आ सकते हो। करो रीअरेंज फॉर्मूला, क्या बनेगा फॉर्मूला, मटेरियल की यूजेज जो अभी आप ऊपर निकाल के बैठे हैं यूजेज बजट पे, मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और माइनस क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो वो मटेरियल की परचेज आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने ये ओपनिंग इन्वेंट्री केजी में लिया है, ये भी केजी में लिया है, ये भी केजी में लिया है, तो मटेरियल परचेज भी केजी में आएगा। अगर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को रुपीज में लिया है, क्लोजिंग भी रुपीज में लिया है, यूजेज भी रुपीज में लिया है, तो ये जो जवाब आएगा ये भी किस में आएगा, रुपीज में ज्यादातर। लेकिन वैसे पहले केजी लीटर में निकालते होते हैं। लिखे जी, क्या फॉर्मूला है, मटेरियल परचेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल यूजेज, मटेरियल यूजेज की क्वांटिटी जो ऊपर वाले बजट में थी, मटेरियल यूजेज की क्वांटिटी 50,000 केजी थी, जैसे मटेरियल यूजेज की क्वांटिटी ऊपर वाले बजट में नहीं थी 50,000 केजी, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब ये गिवन होगा क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक मिसाल के तौर पर 30,000 केजी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक 10,000। मिसाल, ये सारा एज्यूम डाटा ले रहा हूं। जी बेटा, यूजेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, जी क्या आता है। हाँ जी, मटेरियल की परचेज क्वांटिटी। मटेरियल की परचेज क्वांटिटी, मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या है, कितनी आती है मटेरियल की परचेज क्वांटिटी। हाँ, अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो इसको मटेरियल की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, कितनी प्राइस थी मटेरियल की मिसाल के तौर पर हमारे डेटे में, 25 रुपए।
जो भी आता है, पता नहीं अब क्या आता है। ठीक है, पहले क्वांटिटी निकल आई, बस आपने क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्रीज एडजस्ट करनी है। ये कहाँ इस्तेमाल होगा जवाब? कैश बजट में। ये जवाब कहाँ इस्तेमाल होगा? हाँ, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस में, जब आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे होंगे या प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे होंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के लिए। तो मटेरियल बजट के दो हिस्से होते हैं, मटेरियल यूजेज और दूसरा मटेरियल परचेज। आ जाए जी, नोट्स में आए जरा, नोट्स में देखें कोई एग्जांपल वगैरह अवेलेबल हो। जी 15.8 एग्जांपल करें, शाबाश। 15.8 आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से। करें जी 15.8। 15.8। करें जी, करें 15.8। कर लिए 15.8। 15.9। 15.8 के बाद 15.9। जी बल्कि 15.9 आप घर से करेंगे, 15.10 पे आए। 15.9 घर से करनी है, वो उसमें सारे रिवाइज हो जाएंगे। हाँ जी, 15.9 आपका होमवर्क है।
जी जो बचे 15.8, 15.10 करना है इसके बाद। जी जो बच्चे 15.8 कर चुके हैं वो 15.10 करेंगे। ठीक है बच्चों, 15.8 किसी की रहती हो, रहती है अभी, कर रहे हैं, कर लो कोई नहीं। 15.10 करनी है इसके बाद। जी 15.10 देखें, वो कहता है एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। क्या मांगी है? कॉस्ट मांगी है, क्वांटिटी। कंजम्पशन यूजेज को ही कहते हैं। तो आपने डायरेक्ट मटेरियल यूजेज की कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल किस साल की बतानी है? नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर की बतानी है, गुजरे हुए साल की नहीं बतानी। डाटा क्या दिया हुआ है? कंपनी प्लान्स टू अर्न सेल रेवेन्यू ऑफ 30,000 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट अल्फा ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। कंपनी अगले साल 30,000 मिलियन का रेवेन्यू कमाना चाह रही है, और कंपनी उस पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाएगी? तो अगर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लें तो बाकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कितनी आती है? मेरा ख्याल है 24,000 मिलियन शायद आती है। चेक करना जरा। सेल 30,000 है, जीपी 20% है, 20% ऑफ सेल। हाँ जी, 24,000 आती है कॉस्ट ऑफ सेल।
कहते हैं देयर वुड बी नो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। ना वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग है ना, इसका मतलब है कि फिर जो इस सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल है और प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सेम है। क्या आपको बात समझ आ रही है? मैंने आपको एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया था। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर जेन पे लेकर आओ जरा, देखो क्या है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। जी, आपको सेल गिवन है, जरा देखना है, ये सेल गिवन है, आपको जीपी गिवन है, जीपी की इंफॉर्मेशन तो निकल आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद वो कहता है ना ओपनिंग फिनिश गुड्स ना एंडिंग है, ना ओपनिंग फिनिश गुड्स है, ना ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना इसका मतलब है जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी और जो यहाँ पे कॉस्ट होगी मटेरियल लेबर वेरिएबल फिक्स, ये दोनों क्या होंगी? सेम। क्यों सेम होंगी ये दोनों? क्योंकि ना ओपनिंग फिनिश गुड्स है ना एंडिंग, ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना क्लोजिंग। समझ आ रही है बात आपको? तो इसका मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है और ये जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट है वर्किंग प्रोसेस से पहले वाली, ये दोनों क्या होंगी? सेम। 24,000 मिलियन। ये फॉर्मेट आपके जहन में होना चाहिए। तो आगे क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 608 मिलियन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो मटेरियल कंजम्पशन के कितने दिन के बराबर है? अब ये जो क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री दी है ना, ये परचेज के लिए दी हुई है। क्या निकालने के लिए दी है? आपसे कहता है प्रोडक्शन कॉस्ट जो अल्फा की, उसमें मटेरियल की कॉस्ट यानी मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट होती है, वो मटेरियल यूज लेबर और एफओएच किस किस रेशियो से है? 5, 3 और 2 की रेशियो से। एक्चुअली हमारे पास अगर ये मौजूद हो प्रोडक्शन कॉस्ट तो उसको 3 हिस्सों में तोड़ लेना है। मटेरियल कॉस्ट का मतलब मटेरियल यूजेज की कॉस्ट होती है। ये जो इनकम स्टेटमेंट में आप लिख रहे होते हैं ना, वो मटेरियल परचेज की कॉस्ट नहीं होती, वो कौन सी होती है? यूज की। लेबर कॉस्ट और तीसरी ओवरहेड्स। अब उसने आपसे क्या मांगा है जी? सबसे पहले ये देखें हमारी सेल कितनी थी? सेल कितनी थी? इसमें अगर मैं जीपी लेस कर दूं तो क्या बचती है जी? कॉस्ट ऑफ सेल। और यही कॉस्ट ऑफ सेल किसके बराबर होगी? क्योंकि ओपनिंग और एंडिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री तो है कोई नहीं, ना वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है। अब इसमें से मुझे मटेरियल कंजम्पशन चाहिए, वो कैसे आएगी? उसको तोड़ सकता हूं मैं 3 हिस्सों में। प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल लेबर एफओएच ही होता है ना। मटेरियल लेबर और एफओएच, बताओ मटेरियल कितना आएगा? ये जो आएगा ना जवाब, ये मटेरियल कंजम्पशन की कॉस्ट होगी, मटेरियल यूजेज की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट कौन सी आएगी? उसने ये दोनों पूछी नहीं, वैसे उसने पूछी ये वाली है, यूजेज की कॉस्ट, कंजम्पशन की कॉस्ट, ये निकल आएगी। तो मेरा ख्याल है 24,000 मिलियन इंटू 5/10, 24,000 मिलियन इंटू 3/10, 24,000 मिलियन इंटू 2/10 शायद। ये मेरा पहला जवाब आ गया। ये जो जवाब आएगा मेरा ख्याल है 12,000 मिलियन आता है। ये आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजेज है या कंजम्पशन है? 12,000 मिलियन। ये सारा डेटा अगले साल का है। किस साल का है? इन्वेंट्री क्यों नहीं इस्तेमाल की? उसका इस्तेमाल परचेज के लिए होता है, कंजम्पशन के लिए नहीं। बताएं जी, समझ आइए क्या किए मैंने? ये मेरा ख्याल है आएगा 7200।
अगला ये कितना आएगा, टोटल वही बनता है 12,000 मिलियन। ले जी, समझ आ गया आपको। अब इस सवाल में क्वांटिटी है ही नहीं, सारा सवाल रुपीज में लेके चल रहे हैं, मजबूरी है, डाटा ही नहीं है। क्या समझे, क्या पता चला ही मैंने कैसे निकाला है। इसमें कोई वो फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं हुआ जो मैंने लिखवाया था मटेरियल यूजेज का। उसने तो आपको सारा डेटा दिया हुआ है, बैकवर्ड कैलकुलेशन करवा रहा है। ये बैकवर्ड कैलकुलेशन है, सेल से पीछे आ रहे हैं। डेटा हमें बताएगा कि हमने क्या करना है, अंधाधुंध रट्टा नहीं लगना। अगली चीज क्या चाहिए आपको, अगली चीज क्या चाहिए, यूजेज से क्या चाहिए, परचेज। अब ये परचेज निकाल सकते हैं। अब मैंने तो क्वांटिटी से शुरू कराया था, लेकिन यहाँ तो कॉस्ट ही डाटा दिया हुआ है, तो अब आपको मटेरियल परचेज कैसे निकालेंगे जनाब। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है परचेज के लिए कैसे बजट बनाएंगे। हाँ जी, ये जो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन आ रही है रुपीज में, 12,000 मिलियन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस का नहीं लेना, फिनिश गुड्स का नहीं लेना, मटेरियल का स्टॉक लेना है, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मेरा ख्याल है इसमें ओपनिंग शायद दिया हुआ था। क्लोजिंग कैसे आएगा, उसने क्या कहा था जी, क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर होता है, 30 डेज की कंजम्पशन के बराबर होता है। कितनी डेज की कंजम्पशन के बराबर होता है, तो कंजम्पशन पूरे साल की है, ये 360 दिन की कंजम्पशन है। 30 डेज की कंजम्पशन के बराबर निकालें तो 12,000 मिलियन डिवाइडेड बाय 360 दिन करेंगे तो ये एक दिन की कंजम्पशन निकल आएगी। तो 30 डेज की कंजम्पशन के बराबर हम क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं। दसो जी कितना आंदा है, 1000 मिलियन का क्लोजिंग स्टॉक जी। क्या था, 12392, ये ले, ये आंसर है। कौन सा बजट हमने आज सीखा है, हमने कहा जी मटेरियल का बजट दो हिस्सों में होता है, मटेरियल यूजेज और दूसरा क्या होता है, मटेरियल परचेज। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हमें परचेज नहीं चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या चाहिए, यूजेज पोर्शन चाहिए। यूजेज को कंजम्पशन भी कहते हैं, यूजेज को कंजम्पशन भी कहते हैं। लो जी, ओवरहेड्स का बजट सिंपली खर्चे जमा करने और कुछ नहीं करना। तो ओवरहेड्स के बजट के लिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल करेंगे, ओवरहेड्स का बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 5.13 पे आ जाए, 5.13 एफओएच का बजट जो है, एग्जाम्पल 5.13 जी। एफओएच में दो तरह के एफओएच होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। क्या कहता है, कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती हैं, फिक्स्ड एफओएच दिए हुए, बजटेड प्रोडक्शन है, और वेरिएबल एफओएच का पर यूनिट का रेट दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, पहले बजटेड फिक्स्ड एफओएच लिख लेंगे, हर प्रोडक्ट के दिए हुए हैं 65,000, 25,000, 35,000 रुपए और 84,000, प्लस बजटेड वेरिएबल एफओएच कैसे आएंगे, उसने रेट भी दिया हुआ है। हाँ जी, जो भी रेट दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर दें, रेट
इनटू यूनिट्स, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तो कैलकुलेटर पर ही मल्टीप्लाई करके मेरा ख्याल है 1,54,000। बताइएगा बेटा, 1,54 आता है? नहीं, सॉरी सॉरी, 1,54 नहीं आता, 94,000, 94। अगला जी, आगे। और ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपली फिक्स ले लेने हैं, जमा वेरिएबल करने हैं। समझ आ रही है? ओवरहेड्स के बजट में कोई मसला नहीं, फिक्स प्लस वेरिएबल करने हैं और कुछ नहीं है। वो बता सकता है अगला क्या आता है? 54,000। उससे अगला लो जी, टोटल कर लेना ऐड करके, और पूरी कंपनी के निकालने होंगे तो इनका ग्रैंड टोटल, ये जो आंसर आएंगे इनका क्या ले लेंगे, ग्रैंड टोटल, बस सिंपल। ये कौन सा बजट था जिसका मकसद एफओएच की टोटल कॉस्ट निकालना है, बस फिक्स प्लस वेरिएबल को टोटल करना है। तो मकसद इसका अगर मैं जाके लिख लूं, जहां मैं ये लिख रहा था बजटिंग के, तो मैं लिख सकता हूं मेरे फिक्स्ड एफओएच का बजट कैसे निकलेगा। एफओएच का बजट, सॉरी। तो एफओएच के बजट का मकसद क्या होता है? फिक्स एफओएच की कॉस्ट प्लस वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट करना, ये इसका मकसद है बस। फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट दी होगी, वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट वॉल्यूम पे बेस करेगी, सेल वॉल्यूम पे नहीं, प्रोडक्शन वॉल्यूम पे। कौन से वॉल्यूम पे? प्रोडक्शन वॉल्यूम पे। अच्छा जी, इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा बजट बनना है अब? कौन से? बजटेड। बजटिंग पढ़ रहे हैं ना? बजटेड है ना, एक्चुअल है ना एब्जॉर्ब है। चले जी, चौथे नंबर पर ये आ जाए, फोर्थ नंबर, नंबर 4। कौन सा बजट है नंबर? प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट। कौन सा बजट है? प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट। तो ये जो आई कैप ने अपनी किताब में दिया है या जो मैंने भी नोट्स में दिया है, वो नामुकम्मल है। प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए आपको ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जेल में लेके आना है। ये आज जी इधर जरा देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट कैलकुलेट होता है इस तरह। ये जो मैंने बॉक्स नहीं बनाया हुआ, ये सारा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अब ये डायरेक्ट मटेरियल यूजेज होगी या परचेज होगी? डायरेक्ट मटेरियल यूजेज। लेबर कॉस्ट, लेबर बजट से आएगी। ये दोनों किस बजट से आएंगी? एफओएच के बजट से। जमा करें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अगर हो तो ऐड कर लें, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट क्या कर दें, लेस करें। तो ये अब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट मुकम्मल होगा। 99.99% केसेस में ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता, तभी मेरे नोट्स में सिर्फ 3 चीजें नजर आ रही होंगी। चेक करना जरा, प्रोडक्शन कॉस्ट के बजट में 3 चीजें नजर आ रही होंगी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और एफओएच। अगर आप मेरे नोट्स में जाके देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में आपको 3 चीजें नजर आ रही होंगी। क्या 3 चीजें नजर आ रही होंगी? हाँ जी, प्रोडक्शन कॉस्ट के बजट में। जी आएगा ना, तो वो आप इसको करेक्ट कर लें, इसके आगे लिखें, इसके आगे प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, आगे लिखें कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन, होता नहीं इसीलिए ज्यादातर हमने लिखा नहीं यहाँ पे जी। को क्लास में भी तो बतानी है ना बातें, सारा नोट से लिख देनी है तो कम, मेरा मकसद बहुत हो जाता है फिर जी। ऐड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऐड करनी है, माइनस क्या करनी है?
कॉस्ट, ये किस पेज पे है ये वैसे फॉर्मेट जरा बताइए। 231 पेज पे जाके लिखो। प्रोडक्शन कॉस्ट का जो बजट है उसमें मटेरियल यूजेज प्लस लेबर प्लस एफओएच प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट और माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री। और ठीक है, अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं ना आती तो आप नहीं कर सकते। हाँ, ये तो सब बच्चे कर लेंगे। ये आपने मटेरियल के बजट से उठाना है, ये लेबर के बजट से उठाना है, ये किस बजट से उठाना है, एफओएच के। जो काम आपको करना पड़ेगा वो क्या है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की। तो जिस बच्चे को ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी आती है और जिस बच्चे को फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग की कॉस्ट निकालनी आती है इन्वेंट्री की, वो कभी मार नहीं खा सकता। अब मैंने आगे जो बताना है ना, मैं अब आपको आगे जो कराने लगा हूँ, जो मेरा काम है आज का मेन, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। बाकी नोट्स को आप छोड़ दें फिलहाल। अभी हमारे आज का लेक्चर का जो मेन मकसद है अब आगे आपको ये सिखाना है, मतलब कि ये कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है। जब तक आपके पास ये दो इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं ना आएंगी तब तक आप कॉस्ट ऑफ सेल तक। अब मैंने आपको क्या सिखाना है, एंडिंग और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एंडिंग और ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। क्या बात समझ आ रही है? आ जाए जरा। फिलहाल नोट्स छोड़ दें, नोट्स छोड़ दें, क्योंकि नोट्स में आपको आगे पीछे घूमना फिरना पड़ना है। तो सुन लें जी, जरा इधर आ जाए। आप लिखें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे निकालनी है। हेडिंग दे बल्कि कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ये कैसे कैलकुलेट करनी है बेटा, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। मैं वर्क इन प्रोसेस पहले नहीं बता रहा, मैं पहले वर्क इन प्रोसेस नहीं बता रहा, मैं पहले फिनिश गुड्स बता रहा हूँ। हालांकि पहले वैसे जो कैलकुलेट होती है वो कौन सी होती है, मैं फिनिश गुड्स बता रहा हूँ, उसी में थोड़ी सी चेंज करूंगा। तो वर्क इन प्रोसेस का भी सेम प्रोसीजर है, वर्क इन प्रोसेस का भी क्या है, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो अब आपने जरा इधर देख लें। बल्कि मैं एक टेबल सा बना रहा हूं, उस टेबल में मैं लिख रहा हूं। और ये जो टेबल में मैं लिख रहा हूं, ये मैं अभी वर्क इन प्रोसेस की नहीं लिख रहा, मैं कौन सी लिख रहा हूं, जरा कैलकुलेटर पकड़ ले। कैलकुलेटर सब बच्चे पकड़ लें, सब बच्चे कैलकुलेटर पकड़ लें जरा, पकड़ लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं हमारे इदारे में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 15 रुपए, वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट है 5 रुपए और फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपए। ये मैं बता रहा हूँ 2019 में। 2020 में मटेरियल कॉस्ट है 22 रुपए, 18 रुपए, 6 रुपए और 3 रुपए पर यूनिट। ठीक है, समझ आ रही है, डेटा समझ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ ओपनिंग
बल्कि ओपनिंग क्या देनी है, क्लोजिंग। जी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स में बता देता हूँ, 3000 यूनिट्स और 5000 यूनिट्स। 3000 यूनिट्स और क्या है, अच्छा, अब ये डाटा आपके पास है, थोड़ा अलर्ट रहना है आपने। ये मैं लिखने लगा हूं, ऊपर हेडिंग देने लगा हूं, ओपनिंग स्टॉक। इसके ऊपर हेडिंग क्या देने लगा हूं, और इधर साइड पे पहली मैं हेडिंग देने लगा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जी, मुझे बताएं, अगर मैं आपसे 2020 के लिए, जी जनाब आप बताएं, अगर मैं 2020 के लिए, किसके लिए, 2020 के लिए ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट मांगू और 2020 के लिए क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट मांगू और अंडर एब्जॉर्प्शन, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डाटा आपके पास है। 2020 के लिए, 2020 के क्लोजिंग स्टॉक की, इसके यूनिट्स की कॉस्ट निकाल के दिखाओ मुझे, बोलना नहीं बाकियों ने। 2020 में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट मुझे निकाल के दिखाएं एब्जॉर्प्शन से, बोलना नहीं बाकियों ने। कितनी आती है 2020 की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की, 245। कैसे निकाली, फैक्ट्री की सारी कॉस्ट को प्लस करें, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल एफओएच प्लस, तो पूरे यूनिट की, फुल यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है, 49 रुपीज पर यूनिट। यानी यहां पे आप क्या कर रहे हैं, फुल बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट लेकर इनटू क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैसी आई, 22, 18, ये सब जमा करें तो क्या आती है, 49 इंटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने आ गए, 5000। तो क्या आंसर आता है, 245। अब अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए तो एक्चुअली यू आर नॉट कैलकुलेटिंग ओपनिंग, आपको पिछले साल का क्लोजिंग ही निकालना पड़ेगा, जो अगले साल का 2020 का क्या होगा, ओपनिंग। तो अगर मैंने 2020 का ओपनिंग निकालना है ना, तो मुझे 2019 का क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, 2020 का ओपनिंग मालूम करने को कहा है मैंने, तो 2020 का ओपनिंग निकालना है, तो 2019 का क्या निकालें, क्लोजिंग। बताएं जी क्या आएगा 2019 का क्लोजिंग, कैलकुलेटर पकड़े और मुझे बताएं क्या आएगा 2019 का जो क्लोजिंग है। ये वैसे 20 रुपए लिखा होगा मैंने, शायद आपको समझ ना आ रहा हो, 20 रुपए, ये 49 रुपए पर यूनिट था। अब ये सब जमा करें, कितना कैसे आया, 129। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर थी। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 2019, बल्कि मैं साल ही लिख देता हूं, इनटू ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स। जी, 40 कितना बताया बेटा, इनटू कितना आंसर है, 1। जी बताएं जी, सबको समझ आ गई। यही मैं कह दूं, नहीं जी मार्जिनल से करके दिखाओ, मार्जिनल कॉस्टिंग से करके दिखाओ, में से क्या मिस करेंगे।
अगर मैं कहूँ, ये टेबल में करने का मकसद सिर्फ ये कंपैरेटिव रखने के लिए, बाकी कोई नहीं है। आपको या एब्जॉर्प्शन से आना है या किससे आना है। तो जब मार्जिनल से करना होगा, मैं 43 और 49 नहीं लूंगा, ये उड़ा दूंगा मार्जिनल में। मार्जिनल में फिक्स्ड एफओएच ना प्रोडक्शन कॉस्ट में आती है, ना इन्वेंट्री में आती है, ना कॉस्ट ऑफ सेल में आती है। ठीक है, तो मार्जिनल में क्या करेंगे बेटा, मार्जिनल में फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 2019 इंटू ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स, और इधर भी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 2020 जो करंट ईयर है इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। तो ये 43 की जगह क्या आ जाएगा, 40 1,20,000, और इधर 49 की जगह क्या आ जाएगा 46 230,000। बताएं जी किसी बच्चे को कोई मसला हो। मैंने ओपनिंग स्टॉक भी सिखा दिया, क्लोजिंग भी, असल में और इधर आना है, और ये पेपर में ये दोनों नहीं आने, या एब्जॉर्प्शन वाला आना है या कौन सा तरीका आना है। एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग, ओपनिंग पिछले साल के डेटे से निकला है, क्लोजिंग करंट ईयर के डेटे से निकला है। फर्क क्या पड़ा, एब्जॉर्प्शन मार्जिन। ये तकरीबन सारी सिचुएशन को कवर कर रहा है अभी। लेकिन ये इन्वेंट्री एक हुई है अभी फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री मैंने अभी कवर नहीं की। बताएं जी किसी बच्चे को कोई मसला। ये डेटा जानबूझ के लिखवाया था ताकि आप मेरे साथ कैलकुलेट कर लें, क्योंकि डेटे के बगैर बताता तो आपने गलत मलत बता देना था। जी किसी बच्चे को कोई मसला है। हाँ जी, जी बताएं क्या करें। ये ओपनिंग स्टॉक 2020 का है, लेकिन उसमें जो कॉस्ट आएगी वो 2020 की नहीं आनी। ओपनिंग स्टॉक आते ही पिछले साल से, इसीलिए उन्होंने पिछले साल की कॉस्ट लेनी है। ठीक है, ओपनिंग ये 2020 का है, लेकिन ये क्लोजिंग किस साल का था, तो पिछले से आता है ट्रांसफर होके। एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। कभी भी ओपनिंग नहीं निकलता, क्लोजिंग निकलता है। वो क्लोजिंग ब्रॉड फॉरवर्ड होता है ओपनिंग के तौर पे, समझ आई। हमेशा कॉस्ट क्लोजिंग की निकलती है, और वो क्लोजिंग अगले पीरियड का क्या बनता है। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली ओपनिंग नहीं निकल रहा, क्लोजिंग ही निकल रहा है। ये भी मैंने क्लोजिंग ही निकाला है पिछले साल का। पिछले साल का हेडिंग मैंने ऊपर 2020 की दी है, दोनों के ऊपर हेडिंग है। ठीक है, तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ स्टॉक्स निकाली है फॉर ईयर 2020, 2020 का ओपनिंग और 2020 का क्लोजिंग। लेकिन आपको मजबूरन 19 का डाटा लेना पड़ेगा। जी बताएं को मसला। यहीं पर अगर मैं इसको और थोड़ा सा अब ट्रिकी कर दूं इसी एग्जांपल को, तो वर्क इन प्रोसेस की भी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ सकती है। किसकी, वर्क इन प्रोसेस क्या होता है पता है किसी को। जब साल एंड हुआ तो कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स इनकम्प्लीट थे, कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स। ले जी, अब मैं ये लिखने लगा हूं एक एक्स्ट्रा चीज, और वो मुझे अब आपने बताना होगा। उसमें भी सारा डेटा यही है, सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है, बस एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री के यूनिट्स। आठ 8,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स और कितने। अगर इतना डेटा दिया आपको तो ये अधूरा सवाल है, क्योंकि जो ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वाले यूनिट्स होते हैं, ये इनके साथ कंप्लीशन रेट दिया होता है।
इनके साथ क्या दिया होता है, उस कंप्लीशन रेट में लिखा होता है मिसाल के तौर पर 100% मटेरियल और 70% कन्वर्जन। 100% मैं एज्यूम लिख रहा हूं और 70% कन्वर्जन का मतलब है मटेरियल के अलावा बाकी जो लेबर ओवरहेड वगैरह सारे खर्चे हैं ना, वो कितने लगे हुए हैं और मटेरियल कितना लगा हुआ है 100%। इसमें मिसाल के तौर पर अगले साल में मैं कह देता हूँ 100% मटेरियल, 100 होना जरूरी नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर होता है 100% मटेरियल और 45% कन्वर्जन। 100% मटेरियल और 45% कन्वर्जन। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे ये जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है ये क्लोजिंग है, आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे 2019 के डेटे से तो अगले साल वो ओपनिंग होगी। ठीक है, समझ आ रही है? बिल्कुल जैसे मैंने फिनिश गुड्स में कैलकुलेशन की है ना, पिछला साल लेके ओपनिंग और अगले साल का डेटा लेके क्लोजिंग, तो बिल्कुल वैसे ही करूंगा। तो मैं दोबारा बिल्कुल ऐसा ही टेबल बनाने लगा हूं। हाँ जी, उसके ऊपर हेडिंग क्या देने लगा हूं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2020 के लिए। इधर मैं हेडिंग देने लगा हूं साइड पे, किस मेथड से, इसमें भी वही असूल है, फिक्स्ड एफओएच शामिल होंगे, फिक्स्ड एफओएच शामिल होंगे जी। बताएं जी, कोई जवान मुझे करवाना चाहे, कोई जवान करवाना चाहे जी, आप करा सकते हैं जी, करवाएं करवाएं। ओपनिंग कराएंगे पहले क्लोजिंग कराएंगे? चलो ओपनिंग करवाएं जी। हाँ जी, यानी आप कह रहे हैं 20 लेंगे। हम्म, नहीं, वो वर्क इन प्रोसेस में ऐसे नहीं करते। वर्क इन प्रोसेस में करना ये होता है क्योंकि इसमें कंप्लीशन रेट का फंड है, तो मटेरियल कॉस्ट टोटल अलहदा निकालते हैं, मटेरियल की कॉस्ट अलहदा निकालते हैं टोटल में, बाकी सारी कॉस्ट को अलहदा पर यूनिट सारे जमा नहीं करते। ये फर्क आ जाता है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो या क्लोजिंग हो, आपने अब मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। वो कैसे, 20 रुपीज पर यूनिट इंटू 8,000 यूनिट्स इंटू 100%। और जो बाकी सारी कॉस्ट है उनको बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वो अभी इकट्ठी कर लें, 15 जमा 5 20, हाँ 23, वो 143 जाना है, लेकिन इस तरह इंटू 8,000 यूनिट्स इंटू 70% कंप्लीट लें जी, ये ऐसे होगा। वर्क इन प्रोसेस में कंप्लीशन रेट का फर्क होता है, इसीलिए अलहदा अलहदा निकालते हैं। मटेरियल की टोटल कॉस्ट अलहदा, कन्वर्जन की टोटल बाद में ऐड करते हैं, पर यूनिट को ऐड नहीं करना। अगर आपने पर यूनिट को ऐड किया फिर मसला पड़ जाएगा यूनिट कौन से ले। हाँ, ये प्रोसेस कॉस्टिंग है, हाँ जी। जिस बच्चे को प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर आता है वो ये निकाल सकता है। तो जिसको नहीं आता प्रोसेस कॉस्टिंग का वो टेंशन ना ले, वो एडा औखा कम नहीं है। सिंपली पर यूनिट कॉस्ट जमा करने की बजाय टोटल कॉस्ट जमा कर रही है अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्लीशन। हम फिनिश गुड्स के साथ भी ये कर सकते थे, एक एक को अलग अलग मल्टीप्लाई करते। तो ये बता सकते हो क्या आएगा, 160, 160 आएगा, और ये कितना आएगा 128,000,000, 00, तो ये कितना आता है 288,800। हाँ, 288,800, क्या कहते हैं? अब हमें पता कैसे चला ये एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि मैंने उसके अंदर फिक्स्ड एफओएच भी शामिल कर दी है। क्लोजिंग अब ऐसे ही निकलेगा, मटेरियल कॉस्ट और
कन्वर्जन कॉस्ट जी। मटेरियल कितना था 2020 का मटेरियल 22 रुपए पर यूनिट इनटू 6000 यूनिट्स और इनटू कितने परसेंट मटेरियल लग चुका है 100% कंप्लीशन है। तो जितने परसेंट कंप्लीट है उतने परसेंट यूनिट्स काउंट करें। एक्चुअली ये यूनिट्स कंप्लीट हो रहे हैं, जितने परसेंट कंप्लीट हो ना उतने लेते हैं यूनिट्स, पूरे नहीं ले रहे, ये हो रहा है असल में। और इधर बाकी सारा क्या था 18 6 24 3 27 इंटू 6000 यूनिट्स बट दे आर नॉट 100% कंप्लीट। तो 45% कंप्लीट है तो उतने परसेंट यूनिट्स का लेके जमा कर लो 176,000 9 200 7290। ऊपर वाला भी गलत है, रेलगाड़ी के नीचे रखेंगे कैलकुलेटर, ये क्लास के लिए नहीं है बेटा। जहाँ इसको जाके आज आपने अपने घर की छत से फेंकना है नीचे। जी बताओ 132,000। ऐसा कैलकुलेटर जो कैलकुलेशन ही सही ना करा सके तो उसका क्या फायदा, उन्होंने चुको तो सुटो जी। सॉरी ले जी, ये हम अगर हमने मार्जिनल से सॉल्व करना हो, किससे सॉल्व करना हो, मार्जिनल से सॉल्व करना हो, मार्जिनल से सॉल्व करना हो तो देन फिर इसका मतलब है चेंज कहाँ आएगा। चेंज कहाँ आएगा कि ये जो आप मटेरियल के साथ ये दो लेंगे ये छोड़ जाएंगे, मार्जिनल में ये छोड़ देंगे, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है। तो मैं मार्जिनल क्यों करा रहा हूँ, हालांकि वैसे मैंने मार्जिनल का शायद फॉर्मेट तो नहीं बताया, लेकिन अब दोबारा दोबारा मैं स्टॉक करा नहीं सकता, मैं एक ही दफा कराता हूँ, तमाम पॉसिबिलिटीज कवर कर लें। अब बच्चे कहते हैं ये आना तो किसी एक आधे सवाल में है, आया तो एक आधी दफा है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको ग्रिप करने के लिए इसको बार बार देखना है। इसीलिए क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जो हैं वो तो फिर वो मार खा जाते हैं। मटेरियल सेम आएगा 20 इंटू 8,000 यूनिट्स कंप्लीट है 100%, वही 160 है। कन्वर्जन की जगह लिखेंगे वेरिएबल कन्वर्जन, कन्वर्जन की जगह लिखेंगे वेरिएबल कन्वर्जन, ये भी 20 रुपए, 8,000 यूनिट इंटू 70% जी। 112 टोटल कर ले 272,000। और इधर ऐसे ही है, मटेरियल सेम आएगा, कन्वर्जन में वेरिएबल कन्वर्जन लिखेंगे, खाली कन्वर्जन नहीं लिखेंगे, फिक्स्ड एफओएच को इग्नोर करेंगे जी। 22 रुपए की जगह हाँ 22 रुपए ये आ जाएगा इंटू 6000 यूनिट्स इंटू 100%, तो 1,32,000। और ये 24 रुपीज पर यूनिट इंटू 6000 इंटू 45%, क्या टोटल 8। आज के लेक्चर में फिर जो हमने मेन सीखा है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स, एंडिंग फिनिश गुड्स, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एंड ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में ओ फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस में फर्क होता है कंप्लीशन रेट का और ऐड करने के तरीके का। कंप्लीशन रेट से मल्टीप्लाई करने के लिए हम फिर ये अलग-अलग ऐड करते हैं, ठीक है, वो हम पर यूनिट पे ऐड कर लेते हैं, इसको हम एक एक करके ऐड करते हैं, वो उसको भी टोटल में ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी, सेलिंग नहीं ऐड करेंगे, एफओएच ऐड करेंगे, वेरिएबल सेलिंग ना ऐड कर देना, वेरिएबल सेलिंग नहीं ऐड होती इन्वेंट्री में।
क्योंकि उसका ताल्लुक फैक्ट्री के साथ नहीं है। हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट आती है इन्वेंट्रीज में, सेलिंग नहीं आएगी। अगर वेरिएबल सेलिंग भी दी होती तो छोड़ देते, बल्कि मैं यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग लिख देता तो कई लोगों ने ले ली थी, वो वेरिएबल सेलिंग भी ऐड कर जानी थी। ऐसे भी शहजादे पाए जाते हैं। वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग ना सीएमए में यहाँ पर ऐड करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नहीं आती, वो वैसे आएगी इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन इन्वेंट्रीज हमेशा फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट पे आती है। इन्वेंट्रीज आर ऑलवेज वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस की हो, चाहे वो कौन सी हो, फिनिश गुड्स की हो। ये असूल याद रखना है। ये ना हो कि प्रोडक्शन के अलावा भी कुछ जमा कर दें। ये देखिए ऊपर हेडिंग दी हुई है। चलो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे होंगे, बस अब प्रैक्टिस ही है। अब आपकी इनकम स्टेटमेंट का मेन पोर्शन हो चुका है। मैं जरा अगर आऊं अपनी ये डायग्राम पे, तो हमारी डायग्राम में कहाँ तक हम आए हैं, तकरीबन तकरीबन अब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाएगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे ही आना है बस, अब तो जमा तफरीक ही है। फॉर्मेट में करवाया हो ना, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल का बजट मैं अलग से नहीं करवाऊंगा। प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट भी मैंने बता दिया आपको, तो हमारे ये हो चुके हुए हैं डायरेक्टली, अभी मैंने करा दिए। ये भी हो गया हुआ तकरीबन, ये भी हो गया। अब हमारा जो असल बजट है वो कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में सवाल होने चाहिए। बात थी, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, कब है हमारी क्लास, अब मंडे को जब आप आएंगे तो क्वेश्चंस लेके आइएगा। उसके क्या नोट्स में वो मिसिंग थे, सर ने क्या दे दें। चलो ओके फिर, अल्लाह हाफिज। मैं 100 फॉर्म में भी वो शेयर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट है, बताया मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट वीक में टेस्ट है आपका। किसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पीछे क्या पड़ा है, एनपीवी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये 3 चैप्टर हैं। तैयारी रखें, नेक्स्ट वीक में ना हुआ उससे नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, तो आप तैयारी रखें 3 चैप्टर की। चलो भाग जाओ, अल्लाह हाफिज।